राजेश एक बुजुर्ग, गरीब, सीधा साधा और बेहद मेहनती किसान था। उसके जीवन में खुशियों का एकमात्र सहारा उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सुधा और 2 मासूम बच्चे। हर साल बरसात से ठीक पहले उसके मन में एक ही चिंता और डर घर कर जाता था, कहीं इस बार की बारिश उसके मिट्टी के घर और जीवन की सारी मेहनत को बहा न ले जाए। राजेश ने अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुन रही हो सुधा, इस बार तो छत पर बिल्कुल जवाब दे देगा। बांस भी सूख चुके हैं और हमारे पास नई घास या रस्सी के लिए एक पैसा भी नहीं है। यह साल कैसे चलेगा? सुधा की आंखों में भी वही डर था। राजेश, अब हम क्या कर सकते हैं? भगवान ही मालिक है। तुम दिन भर खेतों में काम करते हो और यह घर हर साल हमारी कमर तोड़ देता। कभी कभी सोचती हूँ कि बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं। कम से कम बरसात में चैन तो मिलेगा। राजेश ने सुधा को समझाया, ऐसे मत बोलो सुधा, यह घर भले ही मिट्टी का है पर अपना है। दूसरों के घर में तो परछाई भी पराई लगती है। मैं आज कुछ बांस काट लाऊंगा और कहीं से गोबर मांगकर दीवारें लीप दूंगा। कुछ तो सहारा बनेगा। तभी उनकी बेटी, जो उनकी बातें सुन रही थी, रोने लगी। बाबा, मेरे स्कूल में सब बच्चों के पक्के मकान हैं। मेरे कपड़े हर बार भीग जाते हैं और सब मुझे झोंपड़ी वाली कहते हैं। क्या हमारा कभी भी पक्का मकान नहीं बनेगा? बेटी को रोते देख राजेश का दिल पसीज गया। बिटिया, तू मत रो, एक दिन जरूर तेरा घर बनेगा, जहाँ न पानी टपकेगा और न दीवार गिरेगी। तेरा बापू दिन में खेत जोतेगा और रात में भगवान से यही दुआ मांगेगा कि तेरी झोंपड़ी एक दिन महल बन जाए। उनका छोटा बेटा भी अपने नन्हे सपनों के साथ बोला, बापू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कमाऊंगा और एक ऐसा घर बनवाऊंगा जिसमें चारों ओर लाल रंग की दीवारें हों और एक पंखा भी लगेगा। फिर आपको छत पर नहीं बांधना पड़ेगा। बेटे के इस मासूम सपने ने राजेश को नई हिम्मत दी। अरे मेरे राजा बेटा, तेरा सपना ही तो मेरी ताकत है। जब तू इस मिट्टी के घर से आगे सोचेगा, तभी तो मेरी मेहनत सफल होगी। तू जो कहेगा, मैं उस सपने के लिए 100 बार मिट्टी धो दूंगा। बारिश से पहले की चिंता और संघर्ष, राजेश का मन तो डरा हुआ था, पर उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसके लिए हर साल की बारिश एक जंग थी, जिसे वह अपने मजबूत हाथों से लड़ता था। इस बार भी वह अपनी झोंपड़ी को बचाने की उम्मीद लिए बैठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, इस बार जरा रहम कर देना। मेरे बच्चों की आंखें भीग जाती हैं, तो कलेजा हिल जाता है। तूने गरीबी दी, ठीक है, पर कम से कम ऐसी बारिश मत देना जो सब कुछ बहा ले जाए। शाम ढल चुकी थी और पानी की बूंदें टपकने लगी थी। राजेश ने सुधा से कहा, पानी के छींटे आने लगे हैं। तू जल्दी से चूल्हा समेट ले और बच्चों को ओढ़नी ओढ़ा दे। अब जो होगा देखा जाएगा, मगर इन बच्चों को ठंड न लगे बस। राजेश दिन भर की थकावट के बावजूद छप्पर में बांस डाल रहा था। सुधा चिंतित थी। राजेश, तुम दिन भर खेत में काम करके अभी भी लगे हुए हो। पेट में दाना तक नहीं गया और तुम्हें डर है कि आधी रात को कहीं कुछ गिर न जाए। तभी उनकी बेटी फिर से डरते हुए बोली, माई, बाहर अंधेरा हो गया है, बिजली भी चमक रही है। बाबा को बोलो अंदर आ जाए। मुझे उनकी खांसी की आवाज भी सुनाई दे रही है। राजेश ने अंदर से आवाज दी, अरे तू डर मत बेटा, तेरा बाबा बारिश से नहीं डरता। हम तो उस दिन से डरते हैं जब घर के अंदर रोटी भीग जाती है। मैं बस यह रस्सी बांध कर आता हूँ। कुछ देर बाद सुधा ने देखा कि बांस से पानी टपकने लगा है और दीवार का एक कोना भी भीग रहा है। उसने राजेश से पूछा, राजेश, आप क्या करोगे? बच्चे भी कांप रहे हैं और तुम्हारा भी हाल ठीक नहीं है। राजेश ने हार मान ली।
सुधा, अब जो होना होगा हो जाएगा। हम गरीबों के पास बचाने को कुछ नहीं होता, बस सहने की ताकत होती है। तू सबको कोने में बैठा दे, मैं खड़ा रहूंगा जहां पानी टपकता रहेगा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। छत से टपकता पानी अब बूंद नहीं बल्कि धार बन चुका था। बच्चों की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थी और राजेश का कलेजा कांप रहा था। तभी एक जोरदार आवाज हुई और दीवार का एक हिस्सा गिर गया। सारा अनाज कीचड़ में मिल गया और चारपाई दब गई। सुधा ने रोते हुए कहा, राजेश, दीवार गिर गई। अब हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? कौन हमें आसरा देगा? राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। सबको संभाल सुधा, अब यहाँ नहीं रुकना है। बच्चों को ओढ़नी में लपेट ले। मैं सामान की नहीं, बस जान बचाने की सोच रहा हूँ। चलो गांव के बाहर चलते हैं। राजेश अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। पीछे छत पर गिरता गया और वे आगे बढ़ते गए। उस बूढ़े किसान ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वे वटवृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। पूरी रात वे भीगते, कांपते और भूख से लड़ते रहे। बच्चों के दांत खटखटा रहे थे और सुधा की आंखों में आंसू सूख गए थे। सुबह होने पर बारिश कुछ हल्की हो गई। राजेश की आंखों से बहते आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उसके माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो चुकी थी। अब वक्त था उस तबाह हो चुके घर की ओर लौटने का। राजेश ने सुधा से कहा, चलो सुधा, अब घर की ओर चलते हैं। देख तो ले क्या बचा है और क्या नहीं। जितनी भी मिट्टी बह गई हो, वह हमारी मेहनत थी। उसी में फिर से कुछ जोड़ लेंगे। कुछ दिन भूख सह लेंगे, मगर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। घर पहुंचकर राजेश ने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुधा, अब रोना मत। हिम्मत चाहिए थी यह सब देखने के लिए। अब जो सामने है उसे ठीक करना है। सबसे पहले छप्पर की घास हटाते हैं, फिर कुछ सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हा बनाते हैं। उसका बेटा और बेटी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। पापा, मैं भी मदद करूंगा। मैं मिट्टी लीपूंगा, दीवार ठीक करूंगा और माई के साथ लकड़ी बीनने जाऊंगा। बेटी ने भी कहा, मैं भी लकड़ी बीनूंगी और फिर से लालटेन के नीचे पढ़ूंगी। राजेश के परिवार में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी थी। एक दिन जब बच्चों की भूख और घर बनाने की चिंता बढ़ गई। बेटा, तू हिम्मत रख। मैं कुछ सूखी लकड़ी काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचकर पैसे लाऊंगा। फिर तेरी माई चूल्हा जलाएगी। जंगल में चलते चलते राजेश रास्ता भटक गया और एक अजीब सी पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। डरते हुए वह अंदर गया तो उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। गुफा के अंत में उसे एक सोने का गांव मिला, जहां एक बूढ़ा राजा बैठा था। राजा ने राजेश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। राजा ने राजेश से कहा, यह सिक्के तेरे बच्चों की भूख मिटाएंगे, मगर ध्यान रखना, इस गांव का राज किसी से मत कहना। राजेश की आंखों में उम्मीद और कदमों में तेजी थी। वह वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। गांव पहुंचने पर सुधा और बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। राजेश ने उन्हें सोने के सिक्कों का थैला दिखाया और कहा, यह थैला ऊपर वाले ने दिया है, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम फिर से खड़े होंगे। इस प्रकार इनकी जिंदगी बदल गई। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।